नमस्कार। नई उम्मीदें, नए सपने और नई शुरुआत हो चुकी है क्योंकि हर सुबह लेकर आती है अवसर अपार और हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं हमारा मॉर्निंग प्राइम टाइम शो नया सवेरा, जहां अगले 1 घंटे होने वाली है देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर नजर। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर और मेरे साथ है मेरे सहयोगी अजय मिश्रा। अजय, सुप्रभात। सुप्रभात भावना। और आज का दिन बहुत ही खास है क्योंकि आज एक नया रिकॉर्ड बना है। उस नए रिकॉर्ड की बात करेंगे, साथ ही साथ 12 वर्षों के कार्यकाल में एनडीए शासनकाल में कौन से बड़े आर्थिक सुधार किए गए हैं उसकी यात्रा पर भी हम आपको ले चलेंगे। साथ ही बात होगी प्रेस रिपोर्ट्स की, आत्मनिर्भर होते भारत की, आर्थिक विकास की आपको दिखेगी झलक, खेल जगत में क्या कुछ हुआ हिट और कैसे आपकी सेहत रहेगी फिट, टेक टॉक और वर्ल्ड वॉच भी हमारा रेगुलर सेगमेंट, हर बात जो आपके दिन को बनाएगी खास। तो चलिए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। नरेंद्र मोदी बने भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री। प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को पीछे छोड़ा। प्रधानमंत्री के रूप में मोदी का आज 4399वें दिन। केंद्र में एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरा होने पर आज दिल्ली में बड़ी बैठक। भारत मंडपम में जुटेंगे बीजेपी और घटक दलों के सीएम और डिप्टी सीएम। प्रधानमंत्री मोदी भी रहेंगे मौजूद। लगातार सेवारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दुनिया भर से बधाइयों का तांता। विरासत से विकास तक भारत को नई ऊंचाई पर पहुंचाने और ग्लोबल साउथ की आवाज बुलंद करने की सराहना। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन रद्द होने को कोर्ट में चुनौती देंगी मीनाक्षी नटराजन। आज भोपाल और दिल्ली में चुनाव आयोग से भी मिलेंगे नेता। बीजेपी ने कांग्रेस को आत्ममंथन की सलाह दी। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हेलीकॉप्टर गिरने के बाद ईरान पर अमेरिका का जवाबी हमला। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने भी कहा, जरूरत पड़ी तो अकेले ईरान से लड़ेगा इजराइल। तो चलिए इन सभी खबरों को देख लेते हैं विस्तार से। आज देश में एक ऐसी घटना घट रही है जो इतिहास के पन्नों में स्वर्णाक्षरों में लिखी जाएगी। किसी ने अगर आपसे पूछा कि आज की तारीख को क्यों याद किया जाएगा, देश की राजनीति के नक्षत्र में फिलहाल ध्रुव तारा कौन है, तो शायद सबकी जुबान पर एक ही नाम होगा, नरेंद्र मोदी। ये एक ऐसा नाम है जिसे सुनकर के भरोसा पैदा होता है, जिसे सुनकर आत्मविश्वास जगता है, जिसे सुनकर खुद के सुरक्षित होने का एहसास होता है। राजनीति की दुनिया में इस नाम के साथ अब कई रिकॉर्ड भी जुड़ रहे हैं। आज 10 जून 2026 को नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। ऐसा करते हुए उन्होंने प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल को पीछे छोड़ दिया है। पंडित नेहरू ने पहली बार 13 मई 1952 को निर्वाचित प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली और 27 मई 1964 तक इस पद पर रहे। निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में उनका कार्यकाल कुल 4398 दिन का रहा। लेकिन मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कर लेते हैं तो उनका निरंतर कार्यकाल 26 मई 2014 से 10 जून यानी कि आज 2026 तक यानी कि आज तक 4399 दिन का हो रहा है। इसके साथ ही वो भारतीय इतिहास में सबसे लंबे समय तक सेवारत निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। लगातार तीसरी बार शपथ ली उन्होंने। तो आज का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण दिन, इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में ये दिन को आज याद किया जाएगा क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर सबसे लंबे कार्यकाल उनका रहा है देश भर में। और आखिर इस नए भारत में ऐसी क्या बात है जिसकी चर्चा दुनिया भर में होती है। पिछले 12 साल में मोदी सरकार ने देश बदलने के कई ऐसे फैसले लिए हैं। बड़े फैसलों की बात करें तो जीएसटी लागू करना, अनुच्छेद 370 को हटाना, राम मंदिर का निर्माण, नागरिकता संशोधन अधिनियम, 3 तलाक कानून को हटाना, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, आयुष्मान भारत जैसे कार्यक्रमों को लागू करना, प्रधानमंत्री आवास योजना, वंदे भारत ट्रेन और ऑपरेशन सिंदूर और उज्ज्वला योजना जैसी कई बड़ी योजनाओं का जिक्र आप कर सकते हैं जिन्होंने बीते 12 वर्षों में समावेशी विकास को बढ़ावा दिया और देश के
आम जन तक उन सभी लोक कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाने का प्रयास किया। अब आना मुझे एक और भी, तो इस वक्त अगर आप देखें तो देश बदलने वाले जो बड़े फैसले हैं उनका हम जिक्र कर रहे हैं, और 12 साल में जो बड़े फैसले हैं उसमें जो भारत की डिजिटल क्रांति है उसको लंबे समय तक याद किया जाएगा, क्योंकि भारत की जो पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का एक नया मॉडल जो भारत ने पूरी दुनिया को दिया है, उसने तकनीक का लोकतांत्रिकरण किया है और ये करके दिखाया है कि कैसे आप तकनीक के इस्तेमाल से समावेशी विकास को बढ़ावा दे सकते हैं। और यही वजह है कि 25 करोड़ से ज़्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। आंकड़े आपकी स्क्रीन पर इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। और इसके साथ ही 12 साल बड़े बदलाव, उसके तहत मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना जो कि सीधे तौर पर विनिर्माण और रोजगार सृजन के साथ जुड़ा हुआ है, उसमें कैसे भारत की तस्वीर बदली है। आंकड़े आपके सामने हैं 2014 और 2026 का, चाहे वो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हो या फिर सेमीकंडक्टर के बड़े प्लांट्स लगाने हों, फैब्रिकेशन के साथ साथ ओसैट प्लांट्स की शुरुआत हो चुकी है, जो हम कभी सोच नहीं सकते थे कि हम बड़े देशों के साथ टक्कर लेंगे उन सेमीकंडक्टर क्षेत्र में। आज उसमें नए कीर्तिमान बदलते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ रक्षा क्षेत्र में भी अगर भारत में 12 साल में बड़े बदलाव देखे जाएं तो साल 2014 और 2026 की तुलना करें तो साल 2014 में 700 करोड़ रुपए का रक्षा निर्यात था, वहीं 2026 में 23,000 करोड़ रुपए का है। इससे में हर सेक्टर्स की बात की जाए, चाहे वो स्वास्थ्य से जुड़ा हो या फिर रक्षा से जुड़ा हो, ऊर्जा क्षमता से जुड़ा हो। ये देखिए आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो ऊर्जा क्षमता साल 2014 में थी वो 249 गीगावाट थी, बढ़कर 2026 में 520 गीगावाट हो चुकी है। इसके साथ ट्रांसमिशन नेटवर्क, ऑप्टिकल फाइबर्स का एक्सपेंशन, विस्तार अगर देखें तो भी उसमें बहुत बदलाव यहां देखने को मिला है। सोलर एनर्जी को लेकर भारत सरकार ने साल 2014 से लेकर 2026 तक बहुत काम करा है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की यहां बात करें या फिर 2014 और 2026 के बीच का कंपैरिजन करें तो 32 से 76 गीगावाट 2014 में था। वहीं कोयला उत्पादन की भी बात करें तो इसमें भी बड़ा बदलाव यहां देखने को मिला है। एथेनॉल ब्लेंडिंग, यहां पर भी एक बड़ा प्रोग्रेसिव बढ़ता हुआ भारत, यहाँ ताकतवर भारत यहाँ बनता हुआ नजर आ रहा है। और भारत ने G20 की अध्यक्षता के दौरान भी अपनी वैश्विक छवि को नई ऊंचाई पर पहुंचाया। ये केवल सम्मान का विषय नहीं था, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था और नीतियों में भारत की बढ़ती भूमिका का भी प्रतीक था। ग्लोबल साउथ के देशों के बीच भारत की आवाज अब और मजबूत और प्रभावशाली बन गई है। क्वाड के जरिए भारत ने क्षेत्रीय सुरक्षा और रणनीतिक सहयोग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अमेरिका के साथ रणनीतिक साझेदारी, उसमें जो भारत की डिजिटल क्रांति है उसको लंबे समय तक याद किया जाएगा, क्योंकि भारत की जो पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का एक नया मॉडल जो भारत ने पूरी दुनिया को दिया है, उसने तकनीक का लोकतांत्रिकरण किया है और ये करके दिखाया है कि कैसे आप तकनीक के इस्तेमाल से समावेशी विकास को बढ़ावा दे सकते हैं। और यही वजह है कि 25 करोड़ से ज़्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। आंकड़े आपकी स्क्रीन पर इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। और इसके साथ ही 12 साल बड़े बदलाव, उसके तहत मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना जो कि सीधे तौर पर विनिर्माण और रोजगार सृजन के साथ जुड़ा हुआ है, उसमें कैसे भारत की तस्वीर बदली है। आंकड़े आपके सामने हैं 2014 और 2026 का, चाहे वो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हो या फिर सेमीकंडक्टर के बड़े प्लांट्स लगाने हों, फैब्रिकेशन के साथ साथ ओसैट प्लांट्स की शुरुआत हो चुकी है, जो हम कभी सोच नहीं सकते थे कि हम बड़े देशों के साथ टक्कर लेंगे उन सेमीकंडक्टर क्षेत्र में। आज उसमें नए कीर्तिमान बदलते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ रक्षा क्षेत्र में भी अगर भारत में 12 साल में बड़े बदलाव देखे जाएं तो साल 2014 और 2026 की तुलना करें तो साल 2000 हुई नजर आ रही है। यानी कि मोदी युग में अगर वैश्विक भारत की ताकत की बात की जाए तो एक अलग वर्चस्व यहां पर भी मोदी युग का देखने को मिला है। फिर चाहे क्वाड की बात हो या फिर G20 की बात हो, इसके साथ अन्य देशों के साथ रणनीतिक साझेदारी हो जिसमें अमेरिका शामिल है, उसके साथ कई देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौता हो, FTA को लेकर भी बड़ी यहाँ समझौते हुए हैं। अगर पिछले 12 सालों की बात करें, साथ ही साथ खाड़ी देशों से रिश्तों में एक नई गर्माहट देखने को मिली है, एक नए अध्याय जुड़े हैं। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वहां यात्रा हुई और वहां से भी जब यहां आए वहां के राष्ट्राध्यक्ष, इसके साथ रूस यूक्रेन युद्ध और युद्ध को लेकर भारत की एक प्रतिबद्धता रही है कि संवाद से ही युद्ध का हल निकल सकता है। और विदेशों में भारतीयों की जिस तरीके से साख बढ़ रही है, ये भी दिखाता है कि मोदी सरकार ने किस तरीके से इसको लेकर भी काम किया है। विदेश नीति के मामले में स्पष्ट तौर पर भारत ने एक ही रुख अपनाया है कि हम न किसी से आंख झुकाकर बात करेंगे, न आंख उठाकर बात करेंगे, हम सीधे सीधे आंखों में आंखें डालकर बात करेंगे।
ऑपरेशन गंगा जैसे अभियानों का हम जिक्र कर चुके हैं। विदेशों में भारतीय नागरिक कैसे सुरक्षित रहें, ये सुनिश्चित किया गया। भारतीय पासपोर्ट की ताकत कैसे बढ़ी है और कैसे भरोसा बढ़ा है कि आप दुनिया के किसी भी कोने में होगा, अगर आप मुसीबत में हैं तो भारत आपकी सहायता के लिए तैयार है। ये भी एक नया नैरेटिव देखने को मिलता है। चीन की जी बिल्कुल सही में। और साथ ही साथ जब हम स्पेस इकोनॉमी की बात करें तो स्पेस इकोनॉमी में भी भारत ने लगातार प्रगति की है। जिस तरीके से बहुध्रुवीय दुनिया में भारत की पकड़ हुई है, चंद्रयान जैसे मिशन को सफलता मिली है, ऐसे में ग्लोबली भारत का वर्चस्व बढ़ा है, प्रतिष्ठा बढ़ी है और मोदी की लोकप्रियता जिस तरीके से देखने को मिली है। जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्रा हुई है, एक अलग तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत हुआ है। प्राकृतिक आपदाओं की भी बात करें तो भारत दुनिया भर में सबसे भरोसेमंद साथी बनकर साबित हुआ है, चाहे वो पड़ोसी देशों के साथ क्यों ना हो। जब उन्हें जरूरत पड़ी है, फिर चाहे वो श्रीलंका हो या फिर और दूसरे देशों, भारत ने लगातार मदद की है। वैक्सीन मैत्री जैसे अहम पहल से भी विश्वास भारत की ओर दूसरे देशों का बढ़ा है। और ना एक उदाहरण मैं बहुत छोटा से देता हूं कि G20 में हमने जो G20 का आकार था उसको बढ़ा करके यूरोपियन यूनियन को शामिल किया, G21 किया। ये भारत की जो समावेशी विकास पर जो आस्था है वो दिखाता है, कैसे हम ग्लोबल साउथ की आवाज़ बनकर के उभरे हैं। ये सभी लोग करते हैं, भी हमने किस तरीके से उसमें शामिल किया। दूसरी ओर G20 दक्षिण अफ्रीका में जब हुआ, अमेरिका शामिल नहीं हुआ। अभी G7 हो रहा है, अमेरिका के दबाव में फ्रांस ने अफ्रीका को वहाँ पर न्योता नहीं दिया। तो आप देखिए कि जो बड़ी इकोनॉमीज एक्सक्लूजन और कोई बहाना हो सकता है कि आप अफ्रीका में ये नहीं कर रहे हैं या अमेरिका की ये बात नहीं मान रहे हैं, और बहुत सारे लोग अमेरिका को फॉलो भी कर रहे हैं। तो जहां भारत समावेशी विकास और सभी को एक साथ लेकर के आगे बढ़ने की बात करता है, ऐसे मॉडल्स की बात करता है, वहां पर अमेरिका जैसे सबसे ताकतवर देश दक्षिण अफ्रीका को G20 के उसमें शामिल नहीं कर रहे हैं, और खुद जब वो अध्यक्षता करेंगे तो शायद दक्षिण अफ्रीका को नहीं बुलाएंगे। और हाल ही में देखा, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की यात्रा हुई, साफ तौर पर यह दर्शाता है कि सिर्फ पारंपरिक शक्तियों को यहाँ ना देखते हुए छोटे देशों की तरफ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारत सरकार का रुख वहां पर भी होते हुए दिखा है। कैसे समन्वय और नए अध्याय यहाँ से भी जुड़ते हुए नजर आए। यही वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है वो हमारे विदेश नीति के केंद्र में नजर आती है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बतौर प्रधानमंत्री 12 वर्ष पूरा कर लिए हैं। और इस अवसर पर विदेश मंत्री की बात कर लेते हैं। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि पिछले एक दशक में ब्रांड इंडिया को ब्रांड मोदी से ताकत मिली। डीडी न्यूज के विशेष पॉडकास्ट भारत रीलोडेड में विदेश मंत्री ने अपनी ये बात साझा की। I would say in all honesty, there is a certain brand India, and that brand India, at least in the last decade, to a great deal has been shaped by brand Modi as well. You know, that the respect for the Prime Minister has also shaped attitude towards us. So when we try to do something, that is a asset. आर्थिक महाशक्ति की ओर देश इन 12 सालों में आगे बढ़ा है। दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में एक जीडीपी आकार में ऐतिहासिक बढ़त देखने को मिली है। और आर्थिक अगर क्षेत्र की बात करें तो किस तरीके से लगातार प्रगति हुई है पिछले 12 सालों में देखें तो जीडीपी एक महत्वपूर्ण फैक्टर रहा है, जिसमें एक ऐतिहासिक बढ़त देखने को मिली है। डिजिटल भुगतान दूसरे देशों के लिए भी एक उदाहरण साबित हुआ है। जिस तरीके से भारत की यूपीआई प्रणाली की बात करें, डिजिटल इंडिया को एक बहुत बड़ा विस्तार यहाँ से 12 सालों में मिला है। दुनिया का नेतृत्व यूपीआई, जिस तरीके से यूपीआई का वर्चस्व बढ़ा है, यूपीआई का विस्तार हुआ है और दूसरे देश भी अब इसको अपनाने के लिए यहाँ आ रहे हैं और इसका एग्जाम्पल ले रहे हैं। ऐसे में अजय जी, कहीं ना कहीं दिखता है कि एक बड़ा बदलाव यहाँ से दिख रहा है आर्थिक दृष्टिकोण से भी। जीडीपी की अगर हम बात करें तो सबसे तेज रफ्तार अर्थव्यवस्था बना हुआ है। हमने 10वें पायदान से 5वें पायदान तक का एक लंबा सफर तय किया है, बड़ी इकोनॉमीज को पीछे छोड़ा है और भरोसा जताया है अपनी जनता पर। मेक इन इंडिया को बढ़ावा दिया, पीएलआई योजना जो कि प्रोडक्शन लिंक्ड योजना है इंसेंटिव के लिए, और उससे विनिर्माण को बढ़ावा मिला। मोबाइल, अब सोचिए 2 कंपनियां 2014 में हुआ करती थी, आज वो 200 से ज़्यादा है जो कि मोबाइल निर्माण कर रही हैं और देश और दुनिया को एक्सपोर्ट भी कर रही हैं। सेमीकंडक्टर मिशन की शुरुआत की गई, स्टार्टअप इकोसिस्टम की शुरुआत की गई। आज तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। जीएसटी जिसकी लगातार यूपीए शासन में 17 वर्षों तक चर्चा और बहस चलती रही, कोई अंतिम नतीजे तक नहीं पहुंची। आज एक देश एक साझा बाजार बन चुका है। जीएसटी आज़ादी के बाद का सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म किया गया और उसके बाद देखिए मिडिल क्लास को कितनी बड़ी राहत दी गई। ये 12 लाख रुपए तक आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होता है। और इस तरह से आप देख रहे हैं उसका असर जीएसटी के संग्रह में भी दिखाई दे रहा है। और कल वित्त मंत्री ने स्पष्ट तौर पर इस बात को कहा कि जो भारत है वो
नित्य नए दिन जो जीडीपी के आंकड़े हैं उसके नए कीर्तिमान गढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो भारत की ताकत को दुनिया मान रहा है और इस समय अगर आर्थिक दृष्टि से भी देखें तो कैसे दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था इस समय भारत बन चुका है। और अगर सांस्कृतिक पुनर्जागरण की बात करें तो यहाँ पर भी पिछले 12 सालों में बहुत सारे बदलाव देखने को मिले। आइए आपको बताते हैं कि संस्कृति के लिहाज से यानी कि विरासत से विकास की जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात करते हैं उसमें कितना बड़ा सफर यहाँ 12 सालों में तय किया गया है। और सांस्कृतिक पुनर्जागरण के 12 वर्ष यानी विकास भी विरासत भी, इसको केंद्र में रख करके योग का विस्तार। सबसे बड़ी बात जो याद आती है वो ये कि जो भारतीय योग परंपरा है उसको हम कैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले गए और दुनिया के लगभग सभी देशों ने इसका समर्थन किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भारत को मिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से। उसके बाद चाहे वो काशी कॉरिडोर हो, महाकाल का कॉरिडोर हो या फिर केदारनाथ का पुनर्निर्माण हो, राम मंदिर अयोध्या में बनना हो या फिर यहाँ राजधानी में कर्तव्य पथ का निर्माण हो, ये सब कुछ दिखाता है कि कैसे हम भारत की जो विरासत है उसको साथ लेकर के चलना चाहते हैं और ये भारत की पहचान है। अगर आप एक शब्दों में भारत को परिभाषित करना चाहें भावना, मुझे लगता है कि वो आध्यात्मिक चेतना ही है जो संपूर्ण भारत को एक दूसरे के और करीब लाती है, एक दूसरे के साथ बांधती है और वही विश्व बंधुत्व की भावना की ओर भी भारत को लेकर के जाती है। बिल्कुल, और यही एक भारत श्रेष्ठ भारत की राष्ट्रीय चेतना भी है जिसके साथ भारत सरकार आगे चल रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नए नए कीर्तिमान नित्य दिन जो है स्थापित करती हुई नजर आ रही है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, जहां उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। उपराष्ट्रपति ने एक्स पर संदेश ये लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भारत के निर्वाचित प्रधानमंत्रियों में सर्वाधिक समय तक निरंतर सेवा देने वाले प्रधानमंत्री बनने पर हार्दिक बधाई। यह ऐतिहासिक उपलब्धि केवल लंबे कार्यकाल का प्रतीक नहीं है बल्कि हमारी राष्ट्रीय यात्रा की एक परिवर्तन युग का भी प्रतिबिंब है। उनके दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने प्रत्येक क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति देखी है, चाहे वह आर्थिक विकास और आधारभूत संरचना का विस्तार हो, सामाजिक सशक्तिकरण और तकनीकी उन्नति हो या फिर वैश्विक स्तर पर भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा या फिर हमारी सभ्यतागत चेतना का पुनर्जागरण हो। इतिहास अब्राहम लिंकन को मानव गरिमा को आगे बढ़ाना और दास प्रथा के अंत के लिए याद करता है। हमारे समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को समावेशी विकास के माध्यम से 25 करोड़ से ज्यादा लोगों को अत्यंत गरीबी से बाहर निकालने, साथ ही करोड़ों परिवारों में आशा, अवसर और सम्मान को पुनर्स्थापित करने के लिए याद किया जाएगा। भारत की समृद्ध विरासत का उत्सव मनाकर, गुमनाम नायकों का सम्मान कर, सांस्कृतिक परंपराओं को संरक्षित कर, औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्ति दिलाकर और हमारी सभ्यतागत पहचान पर गर्व को सुदृढ़ कर देशवासियों में उन्होंने एक महत्वपूर्ण आत्मविश्वास जागृत किया है। महान तमिल संत कन्यन पुंगुद्रनार ने अमर वचनों यादुम उरे यावरुम केलिर यानी कि हर स्थान हमारा अपना है, सभी लोग हमारे परिजन हैं का संयुक्त राष्ट्र में उनके द्वारा किया गया उद्घोष विश्व के समक्ष भारत की वसुधैव कुटुंबकम की सभ्यतागत भावना और सार्वभौमिक बंधुत्व और मानव एकता के उसके शाश्वत संदेश की प्रभावशाली पुनर्पुष्टि थी। काशी तमिल संगमम और सौराष्ट्र तमिल संगमम जैसे उनके प्रयास, नए संसद भवन में पवित्र सेंगोल की स्थापना, चोल वंश की विरासत को सम्मान देने के साथ गंगेकोंड चोलपुरम की उनकी यात्रा, साथ ही विदेशों से अमूल्य कलाकृतियों और पुरावशेषों की स्वदेश वापसी ने भारत की सनातन विरासत को और हमारी भाषाओं, संस्कृतियों, परंपराओं और सभ्यतागत धरोहर की समृद्ध विविधता का उत्सव मनाते हुए उन सभ्यतागत बंधनों को पुनः पुष्ट किया है जो हमारे राष्ट्र को एक सूत्र में बांधते हैं। इतिहास के एक निर्णायक क्षण पर माननीय प्रधानमंत्री ने अपने दूरदर्शी नेतृत्व, अथक सेवा और राष्ट्र प्रथम के आदर्शों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के साथ भारत की क्षमताओं और आकांक्षाओं में नए आत्मविश्वास का संचार किया है और समकालीन भारत के एक सच्चे युग पुरुष के रूप में उभरे हैं। विकसित भारत एट 2047 की ओर अग्रसर राष्ट्र की ओर से मैं उनके निरंतर राष्ट्र सेवा हेतु अपनी हार्दिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। उपराष्ट्रपति का ये संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। और भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर प्रधानमंत्री मोदी को दुनिया भर के नेताओं ने बधाइयां दी हैं।
विभिन्न देशों के नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व, भारत के आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन तथा वैश्विक दक्षिण यानी ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूती देने में उनकी भूमिका की सराहना की। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुर कुमार दिसानायके ने कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जनता के भरोसे और विश्वास का प्रमाण है। वहीं पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारेपे ने प्रधानमंत्री मोदी को आदर्श नेता बताते हुए भारत में करोड़ों लोगों को गरीबी से बाहर निकालने की उपलब्धि की प्रशंसा की। त्रिनाद एंड टोबैगो के प्रधानमंत्री कमला प्रसाद विसेसर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक मुद्दों पर एक मजबूत और प्रभावशाली आवाज बनकर उभरा है। उन्होंने भारत की विदेश नीति, आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचे और सामाजिक प्रगति में हुई उल्लेखनीय उपलब्धियों की भी सराहना की। और इस समय देश भर से हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। और इस महत्वपूर्ण उपलब्धि और ऐतिहासिक क्षण के आज हम सब साक्षी बन रहे हैं। इसके साथ हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। निशांत राय दिल्ली से जुड़ रहे हैं, बिरला मंदिर से, वहीं शैलेंद्र मिश्र भी जुड़ रहे हैं दिल्ली से, हरिकेश बहादुर वाराणसी से जुड़ रहे हैं और साथ ही सुरेखा जुड़ रही है हैदराबाद से और अनीश जुड़ रहे हैं सोनमर्ग से। सबसे पहले निशांत राय का रुख करते हैं। निशांत, आप इस समय बिरला मंदिर में मौजूद हैं और इस समय भारत के लिए ये एक ऐतिहासिक क्षण है क्योंकि पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल ने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल से अब वो आगे बढ़ गए हैं। ये एक अहम क्षण है भारत के लिए जिसमें कई उपलब्धियां भी शामिल हैं। को तोड़ा है जो कि आज से अगर 2014 से पहले कहा जाए तो भारत में एक अपवाद की तरह होती थी। सबसे बड़ी मिथक यही थी कि गैर कांग्रेसी सरकार जो है वो पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से 2014 में मैंडेट लेकर आए, 2019 में जिस तरीके का मैंडेट लेकर आए, ये कहा जा सकता है कि एक बड़ी उपलब्धि इनकी अपनी रही है। सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक तीनों क्षेत्रों में भारत को जिस तरीके से वो सर्वांगीण विकास की ओर लेकर गए, ये भी अपने आप में अतुलनीय है। और पिछले 2014 से लेकर 2026 तक उनका कार्यकाल देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन तमाम पहलुओं को छुआ है जो कि भारतीय राजनीति में राजनीति के लहजे से अछूत माना जाता था और कोई भी नेता उसके पास तक जाने से कतराता था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन सभी धारणाओं को तोड़ा है और जिसमें सबसे बड़ी बात, आपने तमाम बातों का भी दर्शकों के सामने जिक्र किया, उससे अलग एक जो महत्वपूर्ण बात है वो है शौचालय निर्माण और दूसरा सफाई को लेकर लोगों को जागरूक करना। खुद झाड़ू लेकर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बच्चों के स्कूल में झाड़ू लगाने की शुरुआत करते हैं, हमने देखा है कि पूरे देश में एक मूवमेंट खड़ा हो जाता है सफाई को लेकर। उसका असर 2026 में दिखाई दे रहा है कि भारत पहले की तुलना में जो सार्वजनिक क्षेत्र है वहां पर बेहद साफ नजर आने लगा है। आम लोगों में जागरूकता, इसके अलावा अगर शौचालयों की बात करें, शौचालयों को इज्जत घर से जोड़ा गया और गांव-गांव में शौचालयों का निर्माण हुआ जिससे कि महिलाओं को खासकर बेहद आराम मिला और एक तरीके से सम्मान पूर्वक गांव में रहने की आज़ादी मिली। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में बड़े योगदान दिए, लेकिन ये कुछ ऐसे योगदान है जिसमें भारतीय राजनीति में लोग सोचना तक जो है पसंद नहीं करते थे। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने ग्राउंड पर जाकर काम किया, उज्ज्वला योजना की बात की जाए, प्रधानमंत्री आवास योजना की बात की जाए, 4 करोड़ से ज़्यादा पक्के मकान गरीब लोगों तक पहुंचाना, उनका जीवन आसान बनाना, इसके अलावा EWS जिसके बारे में कोई भी राजनीतिक दल अपने वोट बैंक के खातिर चर्चा नहीं करता था, EWS का कोटा लाना, ये तमाम चीजें हैं जो नरेंद्र मोदी को भारतीय राजनीति में बाकी लोगों से बेहद अलग बनाती हैं और यही वजह है कि हर बार जनता उनको पसंद कर रही है और तीसरी बार उनको सरकार बनाने का मौका दिया है। चलिए दिल्ली के बाद रुख करते हैं सुरेखा का, जो कि हैदराबाद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुरेखा, हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं आपके साथ कि किस तरह से उत्तर और दक्षिण को और करीब लाने में प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अगर हम हैदराबाद से दक्षिण की आवाज़ के तौर पर अगर आपसे समझना चाहें कि कैसे वहाँ पर जो विकास की धारा बही है, क्या कुछ बदलाव, बड़े बदलाव आप लोगों ने महसूस किए हैं पिछले 12 वर्षों में? देखिए, सबसे बड़ी बात यही है कि जब हम बात करते हैं एनडीए घटक दल की तो फिर
एक ही राज्य है आंध्र प्रदेश जहां पर एनडीए की सरकार है, लेकिन बावजूद इसके अगर आप देखेंगे तो विकास कहीं पर दूसरे राज्यों में नहीं रुका है। बिल्कुल उसी तरीके से जो है बाकी राज्यों में भी उसी तरीके से विकास होता हुआ दिख रहा है। और प्रधानमंत्री मोदी या फिर जिस तरीके से एनडीए की तरफ से पहले से ही ये कहा जाता रहा है कि बात यहाँ पर जब राजनीति होती है वो सिर्फ चुनाव तक सीमित है, उसके बाद जब विकास की बात होती है तो पूरे देश में होना चाहिए। जब हम बात करते हैं कि जब देश की बात करते हैं, जो डेलीगेशन ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब विदेश में भेजा गया था, तो अगर आपको याद हो शशि थरूर हो या फिर असदुद्दीन ओवैसी, जो हमेशा जो है प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ आवाज उठाते रहे या फिर एनडीए की सरकार के खिलाफ आवाज उठाते रहे, लेकिन ये भी वो डेलीगेशन में थे क्योंकि ये बताना काफी जरूरी था दुनिया को कि एक भारत श्रेष्ठ भारत जो हम बात कर रहे हैं, जहां पर हम भारत की एकता की बात करते हैं, वहां पर हर राज्य से और ऑपोजिशन जो है लोगों की आवाज वहां तक पहुंचाना जरूरी था कि जब भले ही हम लोग पार्टियों से अलग अलग है, हमारे विचार अलग है, लेकिन जब हम बात भारत की करते हैं तो पूरा देश एक साथ खड़ा होता है। तो ये इस तरीके की जो पहल जो की गई है, ये कहीं ना कहीं बताता है कि भारत एक है। और जब उत्तर या दक्षिण भारत की बात होती है तो मुद्दे अलग अलग हो सकते हैं, जिन पर लोगों के विचार अलग हो सकता है, लेकिन विकास की जब हम बात करते हैं, जब केरलम में जब फ्लड जैसे हालात है, तभी भी हमने देखा कि किस तरीके से जो है प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से हो या फिर एनडीए सरकार की तरफ से वहां तक भी जो है लोगों तक पहुंचने की कोशिश की गई, मदद वहां पर लोगों तक पहुंची। लेकिन साथ ही में हमें ये भी समझना होगा कि जब हम बात करते हैं कि विरासत की, धार्मिक होने की, कई बार जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी खासकर दक्षिण भारत के उन मंदिरों का दौरा करते हैं, वहां पर जो पूजा पाठ होती है, ये कहीं ना कहीं बताने की कोशिश करते हैं कि धार्मिक होना कितनी ज्यादा अहमियत है। और उसी को लेकर लोगों के अंदर, खासकर युवाओं के अंदर भी, चाहे वो जेनजी हो या फिर जो युवा वर्ग, जो दूसरा वर्ग है, उनको उनके लिए भी कहीं ना कहीं ये बात इनडायरेक्टली कहने की कोशिश की जाती है कि धार्मिक होना बहुत जरूरी है और अपने जो रूट्स है उनसे जुड़ा रहना कितना जरूरी है। तो ये इस तरीके से जो उनकी तरफ से जो कार्यक्रम भी होते हैं, वो ये कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि मार्गदर्शक का काम करते हैं कि किस तरीके से एक मार्गदर्शक का काम करते हैं। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये सब काम किए हैं, वे अपने आप में अनोखे, अपने आप में प्रेरणादायक है। हमारे साथ शैलेंद्र भी जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, अगर नेहरू और मोदी के कार्यकाल को देखें, दोनों ने इतिहास रचा, दोनों का कार्यकाल बहुत लंबा रहा। हालांकि मोदी ने नेहरू के कार्यकाल से अब वे आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन अगर दोनों की विचारधाराओं की बात करें, एक समय ऐसा था जब भारतीय नेतृत्व सिर्फ उसी के हाथ में होता था जो बड़े परिवारों के से हुआ करते थे, लेकिन प्रधानमंत्री ने उस छवि को बदला। उस व्यक्ति जो एक चाय बेचने वाला था, आज वो भारत का प्रधानमंत्री। और किस तरीके से, चाहे वो स्टेट लेवल पे हो, केंद्र के लेवल पे हो, विदेश नीति को लेकर हो, दोनों तरफ से अगर नेहरू और मोदी की विचारधारा को देखें और रहन सहन को देखें, दोनों अलग रहे हैं। भावना, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो ये उपलब्धि है, ये कई मायनों में बहुत बड़ी है। अगर नेहरू के मुकाबले देखें, पहली बात तो उस वक्त देश आजाद हुआ था और आजादी की जो भावना थी, और उस वक्त सारे बड़े नेता या फिर कहे महात्मा गांधी ने नेहरू को आगे किया था, और उस वक्त एक कमोबेश एक माहौल था, देशभक्ति का वातावरण था, और एक मजबूत विकल्प के तौर पर कांग्रेस पार्टी थी, बाकी कोई एक मजबूत विकल्प नहीं था। तो उस दौर में नेहरू ने इतना लंबा जो निर्वाचित प्रधानमंत्री रहे। लेकिन आज के दौर में जब आप देखें कि हम ज्यादा परिपक्व संसदीय लोकतंत्र हैं, जहां जनता की आकांक्षाएं बड़ी हैं, वहां एक व्यक्ति का एक सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़कर मुख्यमंत्री लंबे समय तक रहकर गुजरात के विकास के बाद फिर प्रधानमंत्री बनना और देश को इतने लंबे समय तक प्रधानमंत्री के तौर पर नेतृत्व करना, ये अपने आप में बहुत बड़ा हो जाता है। कोई किसी परिवारवाद से नहीं आते, कोई ऐसे परिवार से नहीं आते जो पहले ही राजनीति में था। और आप जानते हैं कि संगठन से लेकर फिर सरकार में, गुजरात में, और फिर प्रधानमंत्री के तौर पर देश की अगुवाई करना और उन आंदोलनों की अगुवाई करना जिनमें सिर्फ आर्थिक विकास नहीं, समाज के एक सोच को बदला है। तो ये उपलब्धि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है, ये इस मायने में बहुत बड़ी हो जाती है, क्योंकि पंडित नेहरू के पीछे आप देखें तो उस वक्त स्वतंत्रता आंदोलन की एक बैकिंग थी। महात्मा गांधी ने एक तरह से देखें तो उन्हें आगे किया था, और उस वक्त कांग्रेस ही एक विकल्प थी।
तो ये उस लिहाज से बिल्कुल देखें वो तो समय आज और की जो था जहां उपलब्धि है, कांग्रेस वो एक बहुत बड़ी एक विकल्प थी और एक ही पार्टी का दबदबा था, और उसी छवि को कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बदला अपनी सादगी से, अपने अथक प्रयास से और निरंतर अनुशासन के साथ। कहीं ना कहीं यही दृढ़ संकल्प था जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो इतना लंबा सफर रहा है और निरंतर वे जारी है। आप हमारे साथ सारे संवाददाता जुड़े रहिए। यहाँ हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना है, लेकिन ब्रेक के बाद भी जिस तरीके से आज एक महत्वपूर्ण उपलब्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल से जुड़ रही है, जहां उन्होंने पंडित नेहरू के कार्यकाल को पीछे छोड़ दिया है, ऐसे में इस ऐतिहासिक रिकॉर्ड पर हमारे साथ संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और जल्द हाजिर होते हैं। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। बीमारी हुई तो पता लगा कि हॉस्पिटल का बिल ऑफिस के हेल्थ इंश्योरेंस से कई गुना ज्यादा है। काश मैंने हेल्थ इंश्योरेंस लिया होता। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए महीने से शुरू। और आगे बढ़ते हैं। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले लोकतांत्रिक रूप से चुने गए प्रधानमंत्री बनने पर दिल से बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट किया, मैं कोट करता हूं, भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले चुने गए प्रधानमंत्री बनने की ऐतिहासिक उपलब्धि पर प्रधानमंत्री मोदी को हार्दिक बधाई। ये उपलब्धि उनके वर्षों की समर्पित जनसेवा और भारत के विकास, समृद्धि और वैश्विक मंच पर उसकी स्थिति को आगे बढ़ाने में उनके नेतृत्व का प्रमाण है। मलेशिया भारत के साथ अपनी एक करीबी और पुरानी दोस्ती को महत्व देता है और मैं दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए अवसरों का विस्तार करने में सहयोग जारी रखने के लिए उत्सुक हूँ। मैं प्रधानमंत्री मोदी की निरंतर सफलता और भारत के लोगों के लिए निरंतर शांति, प्रगति और समृद्धि की कामना करता हूँ। अनकोट। तो हमारे साथ लगातार हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आइए अब हरिकेश बहादुर सिंह का रुख करते हैं जो इस समय काशी में हमारे साथ है। हरिकेश, अगर बात करें काशी की, तो किस तरीके से काशी कॉरिडोर हो, सांस्कृतिक पुनर्जागरण हो, फिर काशी तमिल संगमम हो, ऐसे तमाम प्रयास ये साफ तौर पर दर्शाते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन यही रहा कि विरासत से विकास तक की इस निरंतर यात्रा को कैसे आगे बढ़ाया जाए और पूरी दुनिया को एक वसुधैव कुटुंबकम की भावना से उन्होंने देखा, एक भारत श्रेष्ठ भारत के विजन को आगे बढ़ाया। देखिए, शुरुआत मैं करूंगा जो निशांत ने बात कही इज्जत घर की, क्योंकि काशी के ही एक काशी विद्यापीठ में मैं खड़ा हूं और यहीं के छात्र ने वो डिज़ाइन बनाया था जो महिला घूंघट में थी, इज्जत घर नाम दिया गया उस शौचालय को। तो यहाँ पर चूंकि प्रधानमंत्री की सोच, जो पहले के राजनीतिज्ञ थे उनकी सोच यहाँ तक गई ही नहीं कि किसी महिला को कितनी बड़ी प्रॉब्लम है ये, और उस सोच को ही आगे बढ़ाते हुए काशी में आपको पिंक टॉयलेट, जो छात्राएं हैं उनके स्कूलों में सैनिटरी वेंडिंग मशीन, ये सब चीज़ें लोग सोचने लगे, उनको लगाने लगे, पिंक टॉयलेट बनने लगे। इसके साथ ही जो काशी तमिल संगमम का आप जिक्र कर रही हैं, चूंकि प्रधानमंत्री की सोच है, सुरेखा अभी कह रही थी कि किस तरह से दक्षिण से उत्तर को जोड़ा उन्होंने, तो यहाँ पर चूंकि मिनी भारत आप कह सकती हैं काशी में निवास करता है, जो पक्का महाल जिसको कहा जाता है, पुराना काशी जिसको कहा जाता है, उसमें आपको तमिल, तेलुगु, पंजाबी, मतलब भारत के कोने कोने, स्वतंत्रता से पहले के जो लोग यहाँ पर आके बस गए थे एक एक मोहल्लों में, वो आपको दिखेगा यहाँ पर मिनी भारत, और उसको भी विरासत की तरह संजोया यहाँ के काशी के सांसद, देश के प्रधानमंत्री ने। अगर आपसे हम समझना चाहें कि किस तरह से प्रधानमंत्री ने काशी तमिल संगमम करा के हम जो है अपने देश को उत्तर से दक्षिण तक जोड़ सकते हैं। हरिकेश, क्या आप हमारे दर्शकों को बता सकते हैं कि काशी का मॉडल जो है वो कैसे एक विकास, कैसे एक नए मॉडल के रूप में पूरी दुनिया के सामने प्रधानमंत्री ने रखा है? हम लोग गुजरात मॉडल की बात करते हैं, अब हम काशी मॉडल की बात करने जा रहे हैं। अजय, मैं वही आगे बढ़ा रहा हूं कि किस तरह से यहाँ पे सारनाथ में एक तिब्बतियन उच्च शिक्षण संस्थान है, जिसमें कि एक विधि है, सोवा रिक्पा विधि से चिकित्सा होती है। तो उसके लिए भी अभी पिछली बार जब प्रधानमंत्री का दौरा यहाँ पे हुआ तो उन्होंने एक बड़े भवन का जो अस्पताल के रूप में वहाँ निर्मित किया गया था उसका लोकार्पण किया। सोवा रिक्पा विधि उसी तरह से है जैसे हमारी आयुर्वेद की विधि है, और काफी संख्या में, चूंकि प्रधानमंत्री अगर किसी चीज को अपने हाथ में ले लेते हैं तो उसका प्रचार प्रसार अपने आप ही हो जाता है। तो अब भारी संख्या में जो मरीज हैं
वो स्वास्थ्य की सेवाओं को लेने के लिए वहाँ सारनाथ में पहुँच रहे हैं। इसके अलावा जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का जिक्र हो रहा है, वो जो प्रधानमंत्री ने उसका पुनरुद्धार कराया, उसका जो है विस्तारीकरण कराया और माँ गंगा को बाबा विश्वनाथ तक की जो दूरी थी उसको नज़दीक कर दिया। इस कारण भी विश्व भर में काशी विश्वनाथ धाम का जो है प्रचार प्रसार हुआ और करोड़ों की संख्या में यहाँ पर पहुँच रहे हैं श्रद्धालु, टूरिस्ट पहुँच रहे हैं। तो अब विकास से विरासत की जो बात हो रही है, उसमें किस तरह से इस बार का जो काशी तमिल संगमम आयोजित किया गया था, उसमें जो वाराणसी के 50 स्कूल में बच्चों को तमिल सिखाया जा रहा था। तो बिल्कुल सही कहा आपने। सांस्कृतिक आदान एकीकरण हो या फिर विकास हो या फिर विरासत को आगे बढ़ाना हो, काशी का मॉडल जो है वो पूरी दुनिया के लिए एक अनूठा मॉडल प्रधानमंत्री ने बनाया है। सोनमर्ग चलते हैं, हमारे साथ संवाददाता इस वक्त जुड़ रहे हैं। आपसे समझना चाहेंगे कि ये जो बुनियादी ढांचे का विकास हुआ है, खासतौर पर घाटी में जैसे ज़्यादा ऑल वेदर रोड्स बन रही हैं, उसका और जो 370 हटने के बाद में क्या कुछ महसूस करते हैं वहाँ के लोग? क्या जो दूरियां हैं वो और भी कम हुई हैं? जी बिल्कुल। पिछले एक डेकेड में यहाँ पे इतनी जो रोड्स हैं, इतने टनल प्रोजेक्ट्स बनाए गए हैं और हम इस चीज़ से भी इस चीज़ को ये चीज़ इससे भी एविडेंट है कि जो इस साल में इन्वेस्टमेंट्स आई है वो तकरीबन 5,824 करोड़ के तकरीबन लॉगिन की गई है, जो कि 2014 के मुकाबले तकरीबन 13% ज़्यादा है। यानी कि इस साल की जो इन्वेस्टमेंट्स है उससे ये भी पता चलता है कि इन कई सालों में कितना जो इन्वेस्टमेंट रेट है और यहाँ की जो इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो कितनी इंक्रीज हो गई है। और ये 50% या 100% के मतलब ये 2% या 3% की ग्रोथ नहीं है, पूरे 13% की ग्रोथ है और इनफैक्ट 13 टाइम्स और की ग्रोथ है। उसके अलावा जो यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो काफ़ी, पहले जम्मू अगर जाना होता था फॉर एग्जांपल जम्मू सिटी श्रीनगर सिटी से तो तकरीबन 8 से 12 घंटे लगते थे। अब वो डिस्टेंस 4 घंटे में कवर की जाती है। और सिमिलरली अब ये जो टनल प्रोजेक्ट कल जिसका एक्सकेवेशन पीरियड ख़त्म हो गया है, उससे भी ये जो डिस्टेंस है लद्दाख और जम्मू कश्मीर के बीच में वो भी काफ़ी कम हो गई है। और उसके अलावा हम इस चीज़ से भी इस बात को कितना कि यहाँ पे कितनी चेंजेस आई है कि यहाँ पे जो टूरिज़्म है फॉर एग्जांपल, जो यहाँ की जीडीपी का एक अहम हिस्सा है और यहाँ की इकोनॉमी में काफ़ी कंट्रीब्यूट करता है, उसका जो उसकी जो ग्रोथ हुई है वो एक्सपोनेंशियली पिछले 5-6 सालों में हुई है। यानी कि जहां एक साल में तकरीबन पर्यटक यहाँ पे 8 से 10 लाख के हाईएस्ट जाता था, अब वही जो है वो 1 करोड़ से भी ज़ायद जो यहाँ पे साल में देखने को मिले हैं कि यहाँ पे टूरिस्ट आए हैं। और ये टूरिस्ट न सिर्फ कश्मीर के मतलब कश्मीर से जो नेबरिंग स्टेट्स हैं वहाँ से आते हैं, बल्कि दूर साउथ से भी आते हैं और बाहर से भी आते हैं। और ये जो टूरिज्म का जो सीज़न था वो पहले सिर्फ समर में होता था, अब राउंड द ईयर टूरिस्ट जो है वो कश्मीर आता है। वो यहाँ पे उस हिसाब से यानी कि कश्मीर में नहीं बदलाव आया है, बाहर भी कश्मीर के कंपेयर्ड जो पहले यहाँ का पर्सपेक्टिव था कश्मीर को लेके वो भी काफ़ी चेंज हो गया है। और सिक्योरिटी स्टेबिलिटी उस हिसाब से भी काफ़ी यहाँ पे चेंजेस देखने को मिली है। मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि सोनमर्ग में है, ऐसा लग रहा है कोई यूरोप की कोई जगह है जहाँ पर आप बैठ करके हमसे लगातार बात कर रहे हैं। तो इस लिहाज से भी जैसा कि आपने बताया कि जो दूरियां हैं वो कम हुई हैं, चाहे वो बुनियादी ढांचे की दूरियां हों या फिर लोगों के दिलों में जो दूरियां थीं। और आप सभी जो संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं इस चर्चा में शामिल होने के लिए। शैलन जी आपका धन्यवाद, डॉक्टर हरिकेश बहादुर सिंह काशी से जुड़ने के लिए शुक्रिया, सुरेखा जी हैदराबाद से जुड़ी थी आपका धन्यवाद, और निशांत राय का भी धन्यवाद करते हैं, दिल्ली से जुड़े थे। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो रिकॉर्ड बनाया है, इस अवसर पर उज्जैन के महाकाल मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की गई है। आइए आपको उसकी तस्वीरें दिखाते हैं। महाकाल मंदिर की अगर हम बात करें तो काशी विश्वनाथ के बाद तुरंत महाकाल कॉरिडोर का निर्माण किया गया और वहाँ पर जितने भी अवसंरचनाएं थी उनको और बेहतर बनाने के लिए कोशिश की गई। और इस वक्त आप देख रहे हैं अद्भुत तस्वीरें जो महाकाल के अभिषेक की हैं। पंचामृत अभिषेक इस वक्त किया जा रहा है भगवान श्री महाकाल का। और उज्जैन तो जैसा कि आप जानते हैं कि कालों के भी महाकाल के रूप में हम जानते हैं,
और बिरला मंदिर का रुख करते हैं, जहां पर जेपी नड्डा इस वक्त पहुंचे हैं और इसी उपलक्ष्य में वहां पर वो पूजा अर्चना के कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए नई दिल्ली के बिरला मंदिर में पहुंचे हैं जेपी नड्डा। इस वक्त आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री के 12 वर्षों के शासनकाल और एनडीए के शासनकाल के उपलक्ष्य में इस विशेष पूजा अर्चना में सम्मिलित होते हैं। नई दिल्ली के बिरला मंदिर की ये तस्वीरें, जहां केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा पहुंचे हुए हैं। और आपको बता दें कि आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, ऐतिहासिक क्षण है। 10 जून 2026 का वो दिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल से आगे बढ़कर उनका जो ये निरंतर कार्यकाल है वो लगातार जारी है। और ऐसे में हम देख रहे हैं कि अलग अलग राज्यों से तस्वीरें आ रही हैं, अलग अलग शहरों से तस्वीरें आ रही हैं। और ये तस्वीर है नई दिल्ली के बिरला मंदिर की। एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है ये नई दिल्ली का बिरला मंदिर, जहां इस समय केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा मौजूद हैं और विशेष पूजा अर्चना में भाग ले रहे हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं कि इस तरह के जो कार्यक्रम है वो स्वयं प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र काशी विश्वनाथ के परिसर में भी आयोजित किए जाएंगे। महाकाली की तस्वीरें हमने कुछ देर पहले दिखाई कि कैसे वहाँ पर विशेष अभिषेक का आयोजन किया गया। दिल्ली से तस्वीरें आप देख रहे हैं, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और अन्य जो महानुभाव हैं इस वक्त विश्व शांति के कामने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना के लिए और भगवान से प्रार्थना करते हुए कि सभी सुरक्षित रहें, सभी स्वस्थ रहें और संपूर्ण विश्व का मंगल हो। ऐसे ही स्वस्ति वाचन के जरिए ये कामना इस वक्त की जा रही है। तो देश आज एक अभूतपूर्व राजनीतिक कीर्तिमान का गवाह बन रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबसे लंबे समय तक कार्यकाल का ये रिकॉर्ड आज 10 जून 2026 को बना है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आप देख रहे हैं नया सवेरा। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। हर जीत की शुरुआत होती है छोटे छोटे कदमों से और हर छोटी तैयारी बदल सकती है पूरा नतीजा। क्योंकि मैदान हो या जिंदगी, छोटी से छोटी तैयारी ही देती है प्रोटेक्शन और प्रोटेक्शन ही देता है भरोसा। जैसे LIC की बीमा लक्ष्मी, एक खास प्लान सिर्फ महिलाओं के लिए, जहां छोटी बचत दे बड़ी सुरक्षा, ताकि जिंदगी के हर मैदान में आप रहे हर पल के लिए रेडी। LIC बीमा लक्ष्मी, रखे हर पल के लिए रेडी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं नया सवेरा। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार सत्ता में अपने 12 साल पूरे कर लिए हैं। इन 12 सालों में मोदी सरकार के तमाम फैसलों से देश विकसित भारत की ओर आगे बढ़ चला है। पिछले 12 सालों में राष्ट्र प्रथम की भावना से मोदी सरकार ने तमाम जन कल्याणकारी कदम उठाए हैं। मोदी सरकार के 12 वर्षों के कामकाज पर डीडी न्यूज विशेष सीरीज चला रहा है, जिसमें दिखा रहे हैं कि कैसे इन सालों में सरकार के बड़े फैसलों से तमाम क्षेत्रों में बदलाव आया। तो आइए देखते हैं हमारी खास सीरीज विकसित भारत की ओर बढ़ते कदम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्षों के नेतृत्व में भारत ने सड़क, रेल, विमानन और बंदरगाह क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास किया है। हाईवे, एक्सप्रेसवे, एक्सप्रेस ट्रेनें और हवाई अड्डों ने कनेक्टिविटी को मजबूत किया है। आइए देखते हैं इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट। मोदी सरकार ने अपने 12 वर्षों में सड़क, रेल, विमानन, ऊर्जा और डिजिटल कनेक्टिविटी के क्षेत्र में विकसित भारत की एक मजबूत नींव रखी है। प्रधानमंत्री की दूरदर्शी सोच पर अमल करते हुए केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में देश के इंफ्रास्ट्रक्चर का कायाकल्प कर दिया है। हाईवे और एक्सप्रेसवे आत्मनिर्भर भारत की पहचान। भारत की बदलती तस्वीर में रोड कनेक्टिविटी बेहद अहम रोल निभा रही है। आज भारतीय सड़क नेटवर्क दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है।
तेज गति से हाई स्पीड कॉरिडोर और एक्सप्रेसवे के निर्माण ने इसे और विस्तार दिया है। पिछले 12 सालों से 57,000 किलोमीटर से ज्यादा लंबाई के राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण ने साबित कर दिया है कि देश मजबूत और सशक्त इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मिशन मोड में काम कर रहा है। बुनियादी ढांचे के विकास में देश ने कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं, जिनमें विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग अटल टनल और विश्व की सबसे ऊंची रेलवे पुल चिनाब पुल के निर्माण के साथ ही भारत के सबसे लंबे केबल आधारित पुल सुदर्शन सेतु ने विकास की नई कहानी लिखी है। इसके साथ ही ब्रह्मपुत्र नदी पर बोगीबिल पुल, धूला सादिया पुल, ओंटा सिमरिया ब्रिज, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे आदि के निर्माण ने भारत के बुनियादी ढांचे को अभूतपूर्व ऊंचाई प्रदान की है। विमानन क्षेत्र का बढ़ता दायरा। किफायती उड़ानों और तकनीकी क्रांति ने हवाई यात्रा को आम जनता के लिए सुलभ बना दिया है। आज भारत घरेलू विमानन में तीसरे पायदान पर है और वैश्विक एविएशन हब बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। 2014 में जहां देश में सिर्फ 74 हवाई अड्डे चालू थे, वहीं आज इनकी संख्या 160 तक पहुंच गई है। एविएशन सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए मोदी सरकार ने 24 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट मंजूर किए, जिनमें से 13 ऑपरेशनल हो चुके हैं। नवी मुंबई और नोएडा के जेवर जैसे नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों के विकास से न सिर्फ महानगरों पर दबाव कम किया है, क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ाने और देश के अनछुए हिस्सों को हवाई मार्ग से जोड़ने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई उड़ान योजना ने दूर दराज के इलाकों को पहली बार हवाई नक्शे पर जगह दिलाई। बुलेट से भी तेज दौड़ेगी ट्रेन। पिछले 12 वर्षों में भारतीय रेलवे ने बुनियादी ढांचे, विद्युतीकरण, नई पटरियों के निर्माण और सुरक्षा में अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की है। भारतीय रेल ने मार्च 2026 तक अपने ब्रॉड गेज नेटवर्क का 99.6% विद्युतीकरण हासिल कर लिया है। अप्रैल 2026 तक लगभग 55,000 किलोमीटर से ज्यादा रेलवे ट्रैक का नवीनीकरण हुआ, जिससे रेल परिचालन को काफी गति मिली है। आज भारतीय रेल नेटवर्क रोजाना करीब 25,000 ट्रेनों का संचालन करता है, जिससे पूरे देश में भरोसेमंद कनेक्टिविटी सुनिश्चित हुई है। देश की पहली स्वदेशी सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस और लंबी दूरी की वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों ने यात्रा के अनुभव को सुखद बनाया। वहीं नमो भारत रैपिड रेल और अमृत भारत ट्रेनों के जरिए लाखों लोग कम समय में सभी सुख सुविधाओं के साथ अपने गंतव्य पर आराम से पहुंच रहे हैं। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना जहां देश के हाई स्पीड रेल नेटवर्क का प्रतीक बन चुकी है, इसी दौरान सामरिक और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण कई रेलवे पुल बनकर तैयार हुए हैं, जिनमें ब्रह्मपुत्र नदी पर बना बोगीबिल ब्रिज और मणिपुर में दुनिया का सबसे ऊंचा पियर ब्रिज शामिल हैं। इसके साथ ही असम में बना न्यू सरायघाट ब्रिज और मिजोरम में तैयार बैराबी सैरंग लाइन के पुल ने पूरे पूर्वोत्तर को रेल नेटवर्क से जोड़ दिया है। विकास का पावर हाउस भारतीय पोर्ट। भारतीय पोत परिवहन और जलमार्ग को आधुनिक बनाने के साथ ही बंदरगाहों को विकास को बढ़ावा देने के लिए मोदी सरकार ने मार्च 2015 में सागरमाला कार्यक्रम शुरू किया। बंदरगाह आधुनिकीकरण, औद्योगिक विकास, रोजगार सृजन और तटीय विकास पर यह कार्यक्रम केंद्रित है। पिछले एक दशक में तटीय शिपिंग में 118% की बढ़ोतरी हुई, वहीं अंतर्देशीय जलमार्ग माल ढुलाई में 700% की वृद्धि हुई, जिससे सड़कों और रेल मार्गों पर दबाव कम हुआ है। इन तमाम क्षेत्रों से जुड़ी परियोजनाओं की लॉजिस्टिक लागत कम करने और बुनियादी ढांचे के विकास में तेजी लाने के लिए अक्टूबर 2021 में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना नाम से राष्ट्रीय मास्टर प्लान की शुरुआत की, जो कई मंत्रालयों को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जोड़ती है। पीएम गति शक्ति अधिक समन्वित कुशल विकास प्रणाली का निर्माण करती है। इसके जरिए माल ढुलाई, रेलवे, सड़कों, बंदरगाहों, हवाई अड्डों और जलमार्गों के बीच अंतिम मील कनेक्टिविटी में सुधार हो रहा है। बुनियादी ढांचे के विकास की गति यूं ही बनी रहे और विभागों के बीच आपसी तालमेल हो, इसके लिए प्रगति प्लेटफॉर्म गेम चेंजर साबित हुआ है। प्रगति ने अब तक 85 लाख करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाया। कुल मिलाकर पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है, जिसने देश को वैश्विक आर्थिक महाशक्ति बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ाया है। मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में
विकसित भारत का निर्माण हो रहा है। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम 2029 का चुनाव भी जीतेंगे। और आइए अब बात कर लेते हैं एक दिन एक उत्सव की, जहां अरुणाचल प्रदेश में हारोंग उत्सव तांगसा जनजाति का पारंपरिक त्योहार है। यह उत्सव समुदाय की एकता, सांस्कृतिक विरासत और प्रकृति के प्रति आभार प्रकट करने का प्रतीक है। हारोंग उत्सव मुख्य रूप से भारत के पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश की तांगसा जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला एक पारंपरिक त्योहार है। ये उत्सव जनजाति की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, एकता और प्रकृति के प्रति आभार प्रकट करने का प्रतीक है। इसे मुख्य रूप से अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले में निवास करने वाली तांगसा जनजाति द्वारा बेहद उत्साह के साथ मनाया जाता है। ये त्योहार समुदाय के लोगों को एक साथ लाने, आपसी भाईचारे को बढ़ावा देने और अपनी प्राचीन अनूठी परंपराओं को जीवित रखने के उद्देश्य से मनाया जाता है। उत्सव के दौरान जनजाति के स्त्री पुरुष अपनी पारंपरिक रंग बिरंगी पोशाक पहनकर लोक नृत्य करते हैं। नृत्य के दौरान पारंपरिक ड्रम, जिसे स्थानीय भाषा में बोंग या नोंग कहा जाता है, और झांझ बजाए जाते हैं, जिसकी थाप पर पूरा समुदाय थिरकता है। इस अवसर पर एक विशाल सामुदायिक भोज का आयोजन किया जाता है, जहां पारंपरिक व्यंजन और स्थानीय पेय परोसे जाते हैं। ये उत्सव नई पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ने और संस्कृति के संरक्षण की प्रेरणा देता है। तांगसा जनजाति के लोग इस दौरान अपने पूर्वजों और प्रकृति की शक्तियों की पूजा कर सुख समृद्धि की कामना करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत का निर्माण हो रहा है। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम 2029 का चुनाव भी जीतेंगे। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने तीसरी बार शपथ ग्रहण की थी। उनको बहुत बहुत बधाइयाँ, उनका अभिनंदन। एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध, शक्तिशाली, आत्मनिर्भर और विकसित भारत का निर्माण उनके नेतृत्व में हो रहा है। अभी तो 2029 आने वाला है। 2029 जीतेंगे हम मोदी जी के नेतृत्व में, और 2029 के बाद 2034 जीतेंगे, और 2034 के बाद 2039 भी जीतेंगे। वो ख्याली पुकाओ, पकाना बंद करें, मुंगेरी लाल के सपने ना देखें। और मध्य प्रदेश के राज्यसभा सीट की सियासत से जुड़ी अब खबर है। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द हो गया है। बीजेपी ने जहां इसे सत्य की जीत बताया है, वहीं कांग्रेस ने इसे सीट चोरी करार दिया है। इस मामले को लेकर कल शाम जयराम रमेश, भूपेश बघेल, सचिन पायलट और केसी वेणुगोपाल समेत कई कांग्रेस नेता नई दिल्ली में चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर पहुंचे थे और वहां पर धरना दिया था। इसके बाद चुनाव आयोग ने उनकी याचिका की अर्जी ले ली। चलिए अब आपको पूरा मामला समझाते हैं। दरअसल मीनाक्षी नटराजन के नामांकन के खिलाफ मध्य प्रदेश में बीजेपी ने निर्वाचन अधिकारी के सामने आपत्ति दर्ज कराई। बीजेपी का आरोप था कि नटराजन ने एक कानूनी मामले के बारे में नामांकन दस्तावेज में जानकारी नहीं दी है। इसके बाद दस्तावेजों की जांच की गई और पाया गया कि मीनाक्षी नटराजन ने अपने शपथ पत्र में पूरी जानकारी नहीं दी, जानकारी को छुपाया गया और इसी वजह से उनका नामांकन रद्द कर दिया गया। तो मीनाक्षी नटराजन अब राज्यसभा सीट के लिए चुनाव नहीं लड़ पाएंगी। अब आज इस मामले में भोपाल से दिल्ली तक सियासी माहौल गर्म होता हुआ दिखेगा। खुद मीनाक्षी नटराजन ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और उसका फैसला लिया है। कांग्रेस के पास चुनाव आयोग और कोर्ट का ही अब सहारा है। इसके साथ ही कांग्रेस के पास नाम वापस लेने की तारीख तक अपील का मौका भी है। चुनाव आयोग और कोर्ट चाहे तो इस मामले में कोई फैसला ले सकता है, लेकिन यह फैसला नामांकन वापसी की अंतिम तिथि से पहले लेना होगा, जो कि कल ही है। तो मुश्किलें अभी
खत्म नहीं हुई। तो मीनाक्षी नटराजन के लिए मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और कांग्रेस को इसमें राजनीति नजर आ रही है, तो वहीं बीजेपी ने इसे सत्य की जीत बताया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि इस पूरे मामले पर कांग्रेस को आत्ममंथन करना चाहिए। मुख्यमंत्री के मुताबिक कांग्रेस प्रत्याशी की आपराधिक पृष्ठभूमि से जुड़ी जानकारी नामांकन के दौरान घोषित की जानी चाहिए, लेकिन ऐसा किया नहीं गया। अब कांग्रेस को आत्ममंथन करना चाहिए कि अपने प्रत्याशियों के ऐसे आपराधिक अगर रिकॉर्ड है तो वो क्यों करके सामने नहीं लाते। मुझे तो लगता कांग्रेस को हार का डर था कि उनके जहाज में 75 लोगों का जहाज और 18 लोगों को लेकर बेंगलोर गया। इसका मतलब है कि उनके साथ उनके चुने हुए विधायक नहीं थे, तो जान करके उन्होंने एक षड्यंत्र किया। यह षड्यंत्र उसी प्रकार का है जैसे पूर्ववर्ती लोकसभा के कार्यकाल में भी चुनाव के समय उनका इंदौर का प्रत्याशी मैदान छोड़ गया था। तो जान करते हार से बचने के जो हथकंडे कांग्रेस अपना रही है, मुझे लगता कांग्रेस को आत्मविश्लेषण करना चाहिए। और अब देख लेते हैं शहर के मौसम का हाल, न्यूनतम और अधिकतम तापमान ग्राफिक्स के जरिए। तो आज नया सवेरा के इस अंक में सिर्फ इतना ही, लेकिन जाने से पहले एक ऐसी खबर जो आपको थोड़ी सी मीठी जलन दे सकता है। शिमला समर फेस्टिवल के आपको कुछ खूबसूरत दृश्य दिखाते हैं, जहां दूसरे दिन 300 से ज़्यादा महिलाओं के महानटी लोक नृत्य ने लोगों का दिल जीत लिया। आप इन तस्वीरों का आनंद लीजिए। मुझे और मेरी सहयोगी भावना को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।